एक समय था जब वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी 400 रन मार के जाता था। आज वेस्ट इंडीज की पूरी टीम मिलकर भी 400 रन नहीं बना पा रही है। आज जो इंडिया इनके साथ कर रही है, एक तरफा जीत जा रही है, वही सेम चीज वेस्ट इंडीज किया करती थी एक समय में इंडिया के साथ। लास्ट 5 साल में सबसे कम रन टेस्ट क्रिकेट के अंदर वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं। इनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान के नीचे आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वेस्ट इंडीज को हराना इम्पॉसिबल था, तो अभी ऐसा कैसे हो गया? देखिए, कहानी की शुरुआत 1966 में होती है जब वेस्ट इंडीज की टीम में डेब्यू करते हैं क्लिव लॉयड। क्लिव वो खिलाड़ी थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज की तरफ से 7500 से ज्यादा रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बाद में ये लेजेंडरी प्लेयर बने थे। एक्चुअली में क्लिव ही वो कैप्टन थे जिन्होंने 1995, 1979 में वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जिताए थे, इसलिए इनको बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है वेस्ट इंडीज से। अब जब क्लिव लॉयड का डेब्यू हुआ था, जब वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर 2 ही टीम डोमिनेट करती थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। वेल, समय निकलता है, 1970s का टाइम आता है और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट का राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स आने लग जाते हैं। देखिए, इस समय वेस्ट इंडीज में जो भी बॉलर्स आ रहे थे, उनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा थी, वो ताकतवर थे, तो वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर पा रहे थे। यही रीजन था कि वेस्ट इंडीज 1970s के बाद डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है बॉलिंग की दम पर। अब ये बॉलिंग की दम पर तो डोमिनेट कर ही रहे थे, लेकिन 1974 का ईयर आता है और 1974 के अंदर सर विव रिचर्ड्स का डेब्यू होता है, जॉर्डन ग्रेनिज का डेब्यू होता है और एंडी रॉबर्ट का भी डेब्यू हो जाता है। अब ये तीनों खिलाड़ी जो थे बहुत बड़े लेजेंड बनते हैं आगे जाके वेस्ट इंडीज के, और इन तीनों का डेब्यू एक ही साल के अंदर हुआ था। वेल, ये तीनों का जब डेब्यू होता है तो 1974 में वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और हालत तो हो जाती है कि 1974 की एंडिंग तक वेस्ट इंडीज को हराना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेटिंग टीम थी, इन दोनों टीम को 1974 में वेस्ट इंडीज इजीली हराने लग जाती है। एंड इसी के बाद जब 1975 वर्ल्ड कप आता है तो ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज बिना मैच हारे जीतती है। अब देखिए, वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में था। हम इस वीडियो में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करने वाले हैं, कैसे वेस्ट इंडीज टेस्ट में ऊपर गई, फिर टेस्ट में डाउनफॉल हुआ। इस वीडियो में हम वेस्ट इंडीज के ओडीआई और टी20आई के डाउनफॉल की बात नहीं करने वाले हैं, उसकी बात हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया, आप जाके देख सकते हैं, वो चैनल में अवेलेबल है। वेल, 1975 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज जाती है इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए, और इस बार टेस्ट सीरीज खेलने गए हुए थे। अब सभी लोग जो थे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जब इंग्लैंड गई तो सबको लगने लगा ये सीरीज बहुत एक्साइटिंग होगी। देखिए, 1975 में वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप भले जीत लिया था, लेकिन इंग्लैंड इस समय बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टीम थी। एंड ऐसे में जब एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम जा रही है सामने डोमिनेटिंग टीम के पास, तो सबको लगा कि बहुत मजा आने वाली है टेस्ट सीरीज के अंदर। वेल, सबको लग तो रहा था कि वेस्ट इंडीज जब इंग्लैंड जा रही है तो मजेदार सीरीज होगी, लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। देखिए, नॉर्मल नहीं था। जिस समय में कोई भी टीम इंग्लैंड को टेस्ट में छू नहीं पाती थी, उस समय वेस्ट इंडीज ने इनको हरा दिया, वो भी व्हाइट वॉश किया, एक तरफा हराया। और इसी सेम ईयर मतलब 1976 में भी इंडिया भी जाती है वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। वेल, इंडिया जब वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज खेलने गई तो इनके साथ क्या हुआ होगा? देखिए, क्या होता है, टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, यहाँ पे पहले वेस्ट इंडीज की बॉलिंग आती है और वेस्ट इंडीज इंडिया को 177 रन पर ऑल आउट कर देती है। बाद में जब वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग में बैटिंग आती है तो ये 488 रन बनाते हैं और 488 रन बनाने के बाद ये अपनी इनिंग डिक्लेयर किए थे, ऑल आउट भी नहीं हुए थे। मतलब आज जो इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ कर रही है, एक तरफा जीत जा रहा है, एक बार बस बैटिंग करने की जरूरत पड़ रही है, ये चीज वेस्ट इंडीज कर रही थी इंडिया के साथ। इस इनिंग में यदि आप देखोगे तो विव रिचर्ड्स ने 142 रन बनाए थे, सर क्लेव लॉयड ने भी 102 रन मारे थे और वेस्ट इंडीज ने एक तरफा डोमिनेट किया था। बाद में वेस्ट इंडीज इंडिया को 214 पर ऑल आउट करती है, इनको बैटिंग भी नहीं आना पड़ता दूसरी इनिंग में, और ये 97 रन और एक इनिंग से मैच जीतते हैं। मिला जुलाकर ये इंडिया के ऊपर डोमिनेट करते हैं, 2-1 से इंडिया को हराते हैं बहुत बुरे तरीके से, और वेस्ट इंडीज अपना अनाउंसमेंट कर देती है कि ओडीआई हो टेस्ट हो, अब ये डोमिनेट करने वाले हैं। 1976 निकलता है, 1977 आता है और 1977 में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया आती है वेस्ट इंडीज सीरीज खेलने के लिए। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सीरीज खेलने आती है तो सबको लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बस ऐसी टीम थी जिसको वेस्ट इंडीज ने अभी नहीं हराया था टेस्ट के अंदर। बट ये मनोकामना भी वेस्ट इंडीज की पूरी हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब वेस्ट इंडीज खेलने आई तो वेस्ट इंडीज ने इनको बहुत बुरे तरीके से हराया सीरीज और वापस भेज दिया।
बाद में 1978 में पाकिस्तान के साथ 1-1 का ड्रॉ खेलते हैं, बाकी एक भी ड्रॉ नहीं खेले थे, सारी सीरीज ये जीतते जा रहे थे। एंड ये इतने ज्यादा पीक में चले गए थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि 1979 का वर्ल्ड कप अगेन ये बिना मैच हारे जीतते हैं। अब देखिए वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, साथ में ओडीआई में तो डोमिनेट कर ही रहे थे, लेकिन टेस्ट के अंदर तो ये बिल्कुल टॉप में थे, इनको कोई छू भी नहीं पा रहा था। लेकिन 1979 के बाद तो ये और टॉप में चले गए। अब ये इतने टॉप में चले गए कि कोई इनको एक भी टच नहीं कर सकता था। देखिए होता क्या है, 1980s की स्टार्टिंग में मतलब जनवरी के महीने में वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया टूर करने जाती है, टेस्ट सीरीज खेलने जाती है। अब जब वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया टूर में जाती है तो सब लोग जो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया थी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को बदला लेने का चांस मिल गया है। जब ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्ट इंडीज गई थी, वेस्ट इंडीज ने इनको हराया था, तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है कि वेस्ट इंडीज को हरा दें। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पूरी स्ट्रेटेजी बनाती है कि किस तरीके से हम वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस समय लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी बॉलिंग है, हम बॉलिंग के सरताज हैं, इसलिए बॉलिंग पिच बनाते हैं पूरे टेस्ट मैचेस के अंदर। इनको लगता है कि हम बॉलिंग पिच से एक तरफा जीत जाएंगे, वेस्ट इंडीज को हरा देंगे। और ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद 26 जनवरी 1980 को एक टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, जहां पर वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आती है और ये 328 रन बना देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने पूरी बॉलिंग पिच बनाई थी, यहाँ पे रन नहीं बन सकते थे, बहुत ज्यादा मुश्किल वाली पिच थी, लेकिन इस पिच में भी क्लिव लॉयड ने यहाँ पे 121 रन मारे। यहाँ पे भी वेस्ट इंडीज की टीम 328 तक पहुंच गई और ये काफी बढ़िया स्कोर था। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो वेस्ट इंडीज ने इनको 203 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग में भी 165 रन पर ऑल आउट कर दिया और वेस्ट इंडीज ये मुकाबला 408 रन से जीत गई। वेस्ट इंडीज जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराती है, ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ जाता है कि हमारी चाल हम ही पे भारी पड़ गई है। इन्होंने बॉलिंग पिच बनाई थी ताकि वेस्ट इंडीज को 200 पे रोक सके, लेकिन अब ये खुद 200 पे ऑल आउट हो जा रहे थे और वेस्ट इंडीज 400 रन बना दे रही थी। कारण काफी सिंपल था, वेस्ट इंडीज के पास इस समय ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग थी, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बैटिंग थी, सब कुछ अच्छा था। बाद में इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हरा के ऑस्ट्रेलिया की जमीन में वापस आते हैं और सबको क्लियर कर देते हैं कि हमको इस समय कोई नहीं हरा सकता है। एंड ये बात बिल्कुल सही थी, इस समय वेस्ट इंडीज को कोई हरा भी नहीं सकता था, जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज खेल रही थी, ओडीआई हो चाहे टेस्ट हो। ऐसे ही 1981 में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड पाकिस्तान इंडिया 3 देश के साथ सीरीज खेलता है, तीनों देश को एक तरफा ये सीरीज में हराते हैं टेस्ट की। बाद में जब 1982 का समय आता है तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज आती है और यहाँ पे भी ये हार के जाते हैं 2-1 से। आज आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जाके 27 रन में इनको ऑल आउट कर रही है। उस समय पूरा उल्टा था, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करती थी और एक तरफा जीतती थी। वेस्ट इंडीज जब इतने पीक में थी, इसी के बीच में 1983 में एक और बार ओडीआई वर्ल्ड कप आ खड़ा हुआ। अब 1983 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, यहाँ पे सबको क्लियर था कि ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीतने वाली है, क्योंकि ये 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, टेस्ट में बिल्कुल टॉप में है। ऐसे में सबको बिल्कुल ही क्लियर था कि ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीतने वाली है। बट 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है वेस्ट इंडीज को फाइनल में हरा के। 140 ऑल आउट वेस्ट इंडीज। अब देखिए जैसे ही वेस्ट इंडीज को इंडिया फाइनल में हराती है, वेस्ट इंडीज से बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वेस्ट इंडीज इस समय इतने गुस्से में थी कि वो चाहते थे कि इंडिया के साथ उनकी सीरीज हो जाए। और 1983 के एंडिंग में मतलब दिसंबर के महीने में एक्चुअली में इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज रखी जाती है। यहाँ पे मैनेजमेंट एक सीरीज अरेंज कराता है, जहाँ पे इंडिया की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी वेस्ट इंडीज जाती है। यहाँ पे इनको 6 टेस्ट मैच खेलने थे, 5 ओडीआई मैच खेलने थे। अब ये इसलिए किया गया था क्योंकि वेस्ट इंडीज जिस समय टॉप टीम थी और इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, मतलब इन दोनों के बीच काफी बढ़िया मुकाबले हो सकते थे। लोगों का भी, दोनों देश के लोगों का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि दोनों देश के बीच में सीरीज हो जाए। फाइनली इंडिया सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज चली आती है, लेकिन वेस्ट इंडीज तो बहुत तेज गुस्से में थी। उन्हें बस दिखाना था कि हम दुनिया में नंबर 1 है, इंडिया क्या, हमारे सामने कोई भी टीम नहीं टिक सकती। और उन्होंने इंडिया को हरा के दिखा दिया। देखिए वेस्ट इंडीज ने इस पूरी टेस्ट सीरीज, पूरी ओडीआई सीरीज में इंडिया को ऐसे जलील किया, ऐसे बेइज्जत किया, ऐसे इंडिया को कभी किसी ने बेइज्जत नहीं किया होगा। इंडिया पूरी की पूरी 5 मैच की ओडीआई सीरीज 5-0 से हारता है वेस्ट इंडीज के अंदर। साथ में जो 6 टेस्ट मैच खेले जाने थे, इंडिया ने 3 टेस्ट जैसे जैसे ड्रॉ करा लिए, लेकिन 3-0 से वहां भी हार गए। मिला जुलाकर इंडिया टेस्ट ओडीआई दोनों में व्हाइट वॉश हो गया और ये वर्ल्ड कप जीते थे। इसके बाद इनको व्हाइट वॉश कर दिया गया था। Lloyd has taken the catch at first step. आज भी यदि आप 1983 इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज सर्च करोगे तो ये रिवेंज टेस्ट सीरीज के नाम से जानी जाती है। ये वो सीरीज थी जहां पे वेस्ट इंडीज ने अपना रिवेंज लिया था 1983 वर्ल्ड कप का। इंडिया बस नहीं, 1983 वर्ल्ड कप हारने के बाद वेस्ट इंडीज इतने ज्यादा गुस्से में था, इतना गेम सब लोग इंप्रूव कर चुके थे यहाँ पे कि अब ये बिल्कुल हारने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तक जो सीरीज में ये ड्रॉ खेल रहे थे वो भी अब खत्म हो गया था। अब ये व्हाइट वॉश करते थे सामने वाले को,
जैसे 1984 में इन्होंने न्यूजीलैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश किया, साथ में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। तो आप सोचिए कि एक ही साल के अंदर ये इंडिया को, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया सबको व्हाइट वॉश करते हैं टेस्ट के अंदर। 1984 में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद वेस्ट इंडीज जाती है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने, और यहाँ पे सबको लगता है कि यहाँ पे इस बार इंग्लैंड टक्कर दे सकती है, क्योंकि पहले ही मैच में इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को टक्कर देने का ट्राई करती है और ये मैच काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। देखिए होता क्या है, 1984 में जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, यहाँ पे पहला मैच जो होता है इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड के ग्राउंड में, यहाँ पे पहले बैटिंग इंग्लैंड की आती है और इंग्लैंड बनाती है 286 रन। अब ये स्कोर काफी नहीं था, लेकिन इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 245 पर ऑल आउट करके लीड ले ली और सबको लगा इंग्लैंड यहाँ पे मैच जीत जाएगी। बाद में इंग्लैंड इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि सेकेंड इनिंग में 300 रन के स्कोर पर अपनी इनिंग डिक्लेयर करते हैं। मिला जो लाकर वेस्ट इंडीज को 342 का टारगेट मिलता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि इंग्लैंड ने 300 रन के स्कोर पर अपनी इनिंग को डिक्लेयर किया था, ये ऑल आउट नहीं हुए थे, और इन्होंने डिक्लेयर इसलिए किया था क्योंकि लॉर्ड के अंदर 250 रन भी फोर्थ इनिंग में चेस कभी नहीं हुए थे, तो 342 कहां से ही हो जाते। यही सारी चीजें देखकर इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आती है फोर्थ इनिंग के अंदर, तो वेस्ट इंडीज बताती है कि वो कौन है। अकेले इस फोर्थ इनिंग में वेस्ट इंडीज की तरफ से जो ओपन करने आए थे जॉर्डन ग्रेनेज, इन्होंने 214 रन मारे नवाद और वेस्ट इंडीज 9 विकेट से जीत गई। बाद में इस पूरी सीरीज के अंदर 5 के 5 मैच वेस्ट इंडीज जीतती है और ये इंग्लैंड को भी व्हाइट वॉश कर देते हैं इंग्लैंड में घुस के। ये इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात थी, लेकिन वेस्ट इंडीज 1983 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा ही खेलने लग गई थी। ये वर्ल्ड कप में जो हारे थे उसका बदला ये सारे देशों से ले रहे थे। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये सबको व्हाइट वॉश कर चुके थे। इसके बाद 1984 निकलता है। 1985 में क्या होता है कि इस बार इंग्लैंड वेस्ट इंडीज आती है। अगेन वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को यहाँ 5-0 से हराती है और इंग्लैंड लौट जाती है अपने घर की भाई इनसे खेलने में कोई मतलब ही नहीं है। ये वही समय था जिस समय वेस्ट इंडीज के यहाँ आप खेलने जाओ या वेस्ट इंडीज आपके यहाँ आए, रिजल्ट सेम होने वाले हैं। वेस्ट इंडीज आपको व्हाइट वॉश करने वाली है, ये सबको पता था। इवन 1985 के बाद सबसे बड़ा इवेंट 1987 में आया था, ओडीआई वर्ल्ड कप, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। इस ओडीआई वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी और ऑस्ट्रेलिया जब इसको जीतती है तो ये भी एक वर्ल्ड कप के साथ काफी बड़ी टीम बन जाती है। बट वर्ल्ड कप जीतने के जस्ट बाद 1988 में अगेन वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया जाती है और इनको 3-1 से टेस्ट सीरीज हरा के आती है। वेस्ट इंडीज लगातार बता रही थी कि ओडीआई वर्ल्ड कप हम ना जीते, लेकिन टेस्ट में हमारे कोई आस पास भी नहीं, हम इतने टॉप में बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की हालत इस समय इंडिया जैसे हो गई थी, जैसे इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप जीता, इसके बाद वेस्ट इंडीज ने उनको व्हाइट वॉश कर दिया, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया 1987 का वर्ल्ड कप जीता था, इसके बाद भी वेस्ट इंडीज इनको 3-1 से हरा के आ गई इनके होम ग्राउंड में। बाद में 1990 से लेकर 1995 तक 5 साल के अंदर एक भी सीरीज जो है ये हारते ही नहीं, वेस्ट इंडीज सारी सीरीज जीतता है और वेस्ट इंडीज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए वेस्ट इंडीज 1980 से लेकर 1995 तक 15 साल के अंदर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 80% टेस्ट सीरीज ये जीते थे, 20% टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी, 0 लॉस थी इनकी। इस लेवल की डोमिनेंस आज तक किसी टीम ने नहीं किया है। आज भी जो टीम नंबर 1 में है वो टीम भी टेस्ट सीरीज हार जाती है। बट यदि आप देखोगे उस समय की वेस्ट इंडीज को, तो वो किसी से नहीं हारे थे और 15 साल तक लगातार ये टेस्ट में नंबर 1 में बने थे। और यही था वेस्ट इंडीज का राइज, जो इतना ज्यादा अनटचेबल था कि आज तक उतने राइज में, उतने पीक में कोई भी टीम नहीं पहुंच पाई है। वेस्ट इंडीज इतने पीक में पहुंच गई थी, लेकिन 1995 के बाद दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। देखिए होता क्या है, 1995 तक वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे करके रिटायरमेंट ले चुके थे। विव रिचर्डसन और ग्रेनेज तो 1991 में ही रिटायर हो चुके थे। ऐसे ही वेस्ट इंडीज के बॉलर भी रिटायर हो चुके थे काफी सारे 1995 तक। अब ऐसे में वेस्ट इंडीज के जब सारे खिलाड़ी रिटायर हो गए, नए खिलाड़ी आए, तो ये हारने लग गए और वेस्ट इंडीज की टीम नीचे जाने लग गई टेस्ट के अंदर। जैसे 1995 में सबसे पहले वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के साथ 1-1 से सीरीज ड्रॉ खेलती है, जबकि वेस्ट इंडीज अभी तक जीत रही थी न्यूजीलैंड से, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ हो गया सीरीज। बाद में 1996 में ऑस्ट्रेलिया इस बार वेस्ट इंडीज को 3-2 से हरा देती है अपने होम ग्राउंड में, और ये काफी साल बाद हुआ था। बाद में दिक्कतें तो तब बढ़ती है जब 1998 का समय आता है और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को 5-0 से व्हाइट वॉश करती है टेस्ट सीरीज के अंदर। ये वही वेस्ट इंडीज थी जो 1995 तक एक टेस्ट सीरीज नहीं हारती थी। 1998 में व्हाइट वॉश हो गए साउथ अफ्रीका से। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। रिटायरमेंट के चलते वेस्ट इंडीज का एकदम से डाउनफॉल होने लग गया था। टेस्ट के अंदर भी, ओडीआई में तो इनका डाउनफॉल वैसे भी आ ही रहा था। बाद में 1999 का जब समय आया तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज खेलने गई। यहाँ पे 2-2 की ड्रॉ हुआ। ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज अगेन नहीं हरा पाई। सबको अब लग रहा था कि वेस्ट इंडीज का टोटल ही क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आने लगे थे। 1995 के बाद लगातार 4 साल ये नीचे ही गए थे टेस्ट में। बट इसके बाद वेस्ट इंडीज में अगेन 2 प्लेयर का राइज होता है और ये दोनों प्लेयर वेस्ट इंडीज को ऊपर लेके जाते हैं।
देखिए 1999 तक वेस्ट इंडीज की टीम में शिव नारायण चंद्रपॉल आ गए थे और साथ में ब्रेन लारा भी आ चुके थे। ब्रेन लारा और शिव नारायण चंद्रपॉल इतने कमाल के खिलाड़ी थे कि ये दोनों अकेले दम पर वेस्ट इंडीज को ऊपर ले जाने का ट्राई करते हैं। हाँ, ये वेस्ट इंडीज को उतने पीक पर तो नहीं ले जा पाते जैसे वो 1990s में था, लेकिन ये डाउनफॉल से तो निकाल ही लेते हैं। ऐसे ये 2000 से लेकर 2004 तक वेस्ट इंडीज हारता भी है, जीतता भी है और टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक ये परफॉर्म कर रहे थे। एंड 2004 में एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ जहाँ पे वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। देखिए होता क्या है, 2004 का साल चल रहा था, अप्रैल का महीना चल रहा था, इंग्लैंड के साथ वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज हो रही थी। ये टेस्ट सीरीज का चौथा मैच था और यहाँ पर पहले बैटिंग वेस्ट इंडीज की आती है। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रिस गेल ओपन करने आते हैं और क्रिस गेल जब ओपन आते हैं तो 80 बॉल में 69 रन बनाते हैं, तूफान इनिंग खेल के जाते हैं। बाद में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने ब्रेन लारा आते हैं और ब्रेन लारा जब आते हैं तो एक कमाल कर देते हैं। पहले 100, इसके बाद 200, इसके बाद 300 और इसके बाद 400 रन बना देते हैं। ब्रेन लारा ने इस मैच में अकेले 400 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज ने 751 रन बनाए थे। 5 विकेट के नुकसान पर अपनी इनिंग को डिक्लेयर किया था। इवन ब्रेन लारा ही कैप्टन थे इस मैच में। अगर ये इनिंग को डिक्लेयर नहीं करते तो ये अकेले 500 रन बना देते इस मैच के अंदर। इसका रीजन ये था कि ब्रेन लारा 90% मिडिल बैट से बॉल खेले थे। एक भी बार चांस ही नहीं बन रहा था कि ये आउट होने के लिए गए हो। इस तरीके से ब्रेन लारा इस मैच में रिकॉर्ड वैसे ही बना चुके थे और ये 500 भी बना चुके थे। ये बता रहे थे कि अभी भी वेस्ट इंडीज का टेस्ट क्रिकेट जो है वो जिंदा है। ये जो ब्रेन लारा के 400 रन थे उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज तक इसको कोई नहीं तोड़ पाया है इतने सालों के बाद भी। कमाल तो जब होता है जब 2004 के अंदर ही चैंपियन ट्रॉफी होती है और इस चैंपियन ट्रॉफी को भी वेस्ट इंडीज जीत जाती है। देखिए जैसे ही वेस्ट इंडीज चैंपियन ट्रॉफी जीतती है सबको लगने लग जाता है कि वेस्ट इंडीज की वापसी हो गई है, क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी कमाल ही करने लग जा रही है। टेस्ट में सबसे पहले रिकॉर्ड बनाना, इसके बाद ओडीआई की ट्रॉफी जीत जाना, ये बता रहा है कि वेस्ट इंडीज 1980s जैसे वापस आ रही है। ऐसा लगने लगा था कि रिटायरमेंट के कारण जो डाउनफॉल आया था वो नए प्लेयर अब संभाल चुके हैं और वेस्ट इंडीज ऊपर जाएगी अगेन पुराने जैसे। बट इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और वेस्ट इंडीज पूरी तहस नहस हो जाती है। होता क्या है कि 2004 के बाद 2005 आता है और 2005 में वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन थे ब्रेन लारा, इनको एक कंपनी रीच आउट करती है जिसका नाम था केबल एंड वायर्स। ये कंपनी जो है ब्रेन लारा को स्पॉन्सर करती है, इनसे एड वगैरह शूट कराती है, इनकी जर्सी में यही अपना केबल एंड वायर का लोगो वगैरह लगाते हैं। कुल मिलाकर केबल एंड वायर्स के पूरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं ब्रेन लारा। पूरा स्पॉन्सरशिप जो प्रमोशन है ब्रेन लारा ही कर रहे थे। अब इसी सेम समय में क्या होता है कि केबल्स एंड वायर जो कंपनी थी इसके कॉम्पिटिटर जो थे डीजीसेल, ये वेस्ट इंडीज बोर्ड को साइन कर लेते हैं। अब जैसे डीजीसेल जो था वेस्ट इंडीज बोर्ड को साइन करता है, वेस्ट इंडीज बोर्ड से कहते हैं कि आपके प्लेयर को हमारा ही प्रमोशन करना पड़ेगा बाकी कंपनी को छोड़कर। अब ब्रेन लारा जो थे प्रमोशन किसका कर रहे थे? प्रमोशन कर रहे थे केबल्स एंड वायर का, और इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी जो थी इन्होंने पूरा हायर कर लिया वेस्ट इंडीज बोर्ड को। अब यहाँ से प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट होती है। बोर्ड जो है ब्रेन लारा को कहता है कि आप केबल्स एंड वायर का प्रमोशन छोड़ दो। ब्रेन लारा कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने पहले स्पॉन्सरशिप ले ली है, मैंने पैसा भी उनसे ले लिया है। वेस्ट इंडीज बोर्ड कहता है कि हमने भी स्पॉन्सरशिप ले ली है, हम भी नहीं छोड़ सकते हैं, और ये दोनों के बीच कंफ्लिक्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि एक ही चीज बेचने वाली दो कंपनी एक प्लेयर को स्पॉन्सर कर चुकी है और दूसरी कंपनी बोर्ड को स्पॉन्सर कर चुकी है। मतलब कि पैसों के चलते, स्पॉन्सरशिप के चलते प्लेयर के बीच में, बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट हो गया। एंड ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि वेस्ट इंडीज बोर्ड ने ब्रेन लारा को ड्रॉप कर दिया साउथ अफ्रीका सीरीज से। अब वेस्ट इंडीज जो ब्रेन लारा को ड्रॉप की थी ये छोटी बात नहीं थी। ब्रेन लारा इस समय वर्ल्ड आइकन बन गए थे, वेस्ट इंडीज की तरफ से गोल्डन प्लेयर थे, ये कैप्टन थे उस टीम के। जैसे ही वेस्ट इंडीज ब्रेन लारा को ड्रॉप करती है पूरी दुनिया में वेस्ट इंडीज बोर्ड जो है कंट्रोवर्सी में आ जाती है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी 2006 में एंड हो जाती है, लेकिन इसके बाद 2008 में आता है आईपीएल। I now declare open the DLF Indian Premier League। देखिए आईपीएल की जब शुरुआत होती है तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके बाद वेस्ट इंडीज बोर्ड और प्लेयर के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्चुअली में होता क्या है, आईपीएल की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पे प्लेयर को ऑक्शन में बुलाया जाता है, यहाँ पे प्लेयर को खरीदना था। अब 2008 जो पहला आईपीएल था यहाँ पे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल $8 लाख में बिकते हैं। मतलब आज के समय में ये अमाउंट 6 करोड़ 50 लाख होगा। इसी सेम समय में डीजे ब्रावो $4,50,000 में बिकते हैं। मतलब लगभग ये भी 4 करोड़ रुपए में बिकते हैं। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज के काफी सारे प्लेयर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए में बिकते हैं। मतलब इनको प्राइस करोड़ों रुपए में मिलता है। अब 2008 के अंदर यदि आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज बोर्ड पूरे साल खेलने के लिए प्लेयर को जो पैसे देता था वो 80 लाख रुपए था। अब दिक्कत यहीं से बढ़ जाती है, वेस्ट इंडीज बोर्ड पूरे साल खेलने के 80 लाख दे रहा है और आईपीएल 2 महीने खेलने के लिए दे रहा है 4 करोड़ रुपए। मतलब ये चीज प्लेयर को समझ में आती है कि हमारी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, वेस्ट इंडीज बोर्ड हमें पैसे ही नहीं दे रहा है, तो ये बोर्ड से कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ।
2008 के बाद 2009 में प्लेयर्स कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज बोर्ड इनकी सैलरी नहीं बढ़ाता। जब इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती तो ये चैंपियन ट्रॉफी से विड्रॉल कर देते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते नहीं है 2009 चैंपियन ट्रॉफी। अब आप सोचिए कि जब ये ओडीआई फॉर्मेट से बड़े बड़े खिलाड़ी विड्रॉल कर देते हैं तो टेस्ट ये कहाँ ही खेलते हैं, टेस्ट तो बिल्कुल खेलना ही बंद कर देते हैं। साथ में जब और भी लीग्स का राइज होता है तो ये बाकी देश में जाके नॉर्मल लीग्स खेलने लग जाते हैं जहाँ से पैसा आ रहा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज इनको पैसे दे ही नहीं रहा था। और इसका असर देखने को तब मिलता है जब वेस्ट इंडीज की टीम में कोई भी सीनियर खिलाड़ी पार्टिसिपेट ही नहीं करता कोई सीरीज के अंदर। ये सारे जाके लीग्स वगैरह खेल रहे थे और इसीलिए 2011 के बाद वेस्ट इंडीज और ज्यादा टेस्ट सीरीज हारने लग जाता है और बिल्कुल ही नीचे आने लग जाता है। 2010 से लेकर अगर आप 2015 तक देखोगे तो वेस्ट इंडीज ने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज जीती थी और वो बांग्लादेश से थी, बाकी ये सारी टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। इसका रीजन काफी ज्यादा साफ था और वो यही था कि इनके जो प्लेयर थे वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। देखिए वेस्ट इंडीज 1995 तक तो एक अलग ही लेवल टीम थी, उनके आसपास भी कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के चलते थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। बाद में ब्रेन लारा और बाकी खिलाड़ी इसको संभाल चुके थे। वेस्ट इंडीज एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका था, लेकिन दिक्कत हुई जब बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इसके बाद खिलाड़ी खेलना ही बंद कर दिया और यहाँ से वेस्ट इंडीज टोटल क्रैश कर गया 2010 के बाद। हाँ, बाद में 2016 आया T20I वर्ल्ड कप में पूरे खिलाड़ी यूनाइट हो गए तो ये T20I वर्ल्ड कप तो जीत गए। T20I वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी खिलाड़ी सब अलग अलग हो जाते हैं और वो यही कहते हैं कि अब तो सैलरी बढ़ा दो, हम वर्ल्ड कप भी जिता के दे रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती। अब जब इनके बड़े बड़े प्लेयर की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी और ये कह रहे थे कि हमें रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है, तो ये टोटल वेस्ट इंडीज बोर्ड को छोड़ देते हैं। सभी प्लेयर जल्दी जल्दी रिटायर होने लग जाते हैं एंड यहाँ से वेस्ट इंडीज की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि 2015 के बाद वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट रैंकिंग थी वो पाकिस्तान के, श्रीलंका के सबके नीचे आ जाती है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान श्रीलंका खुद ही सर्वाइव कर रहे थे 2015 के बाद, इसके बाद भी इनके नीचे था वेस्ट इंडीज। बाद में अभी आप देखो 2025 का जब ईयर आया, ऑस्ट्रेलिया जाता है वेस्ट इंडीज टूर करने के लिए, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज क्या करता है, वेस्ट इंडीज को लगता है कि हम बैटिंग से तो अब जीत ही नहीं सकते, बैट्समैन हमारे पास बचे ही नहीं है, सारे बैट्समैन लीग्स खेलने में लगे हैं। ऐसे में वेस्ट इंडीज ने पूरी बॉलिंग पिच बना दी ताकि समार जोसेफ जैसे नए नए खिलाड़ी जो आए हैं मैच जिता सके। पहले उन्होंने पूरी बॉलिंग पिच इसलिए बनाई कि हम ऑस्ट्रेलिया को 200 में ऑल आउट करके ये मैच जीत जाएंगे, और ये हुआ भी। ऑस्ट्रेलिया जब 2025 में वेस्ट इंडीज खेलने गई थी तो वेस्ट इंडीज ने लगातार ऑस्ट्रेलिया को 200 रन पर ऑल आउट किया था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आई तो इन्होंने वेस्ट इंडीज को 27 रन पर ऑल आउट कर दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब वेस्ट इंडीज ने ऐसी पिच बनाई थी जहां सामने वाली टीम 200 बना पाए, तो खुद ये 27 ही बना पा रहे हैं, इनकी हालत इतनी खराब हो गई है। अभी इंडिया भी वेस्ट इंडीज जब खेलने गई है तो इंडिया ने भी वेस्ट इंडीज को 2 के 2 टेस्ट मैच एक तरफा हरा दिए। How have the once threatening side in the cricketing world become so tame and insipid? इंडिया की टीम इवन इतनी अच्छी भी नहीं है अभी टेस्ट में। बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट जैसे खिलाड़ी रिटायर हुए हैं। इंडिया इंग्लैंड में जाके 2-2 से ड्रॉ खेल के आया है, वही इंडिया टीम वेस्ट इंडीज के सामने एक बार बस बैटिंग कर रहा है और ये मैच जीत जा रहे हैं। एक 1985 का समय था जब इंडिया वेस्ट इंडीज जाता था, वेस्ट इंडीज इंडिया जाता था, कहीं भी मैचेस होते थे वेस्ट इंडीज व्हाइट वॉश कर देती थी इंडिया को। ये वो समय था जब ऑस्ट्रेलिया चाहे वेस्ट इंडीज जाती थी, चाहे वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया जाती थी, ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश होकर रिटर्न आया करती थी। आज ये समय आ गया कि वेस्ट इंडीज इंडिया आती है या इंडिया वेस्ट इंडीज जाती है, इंडिया व्हाइट वॉश करके आ जाती है वेस्ट इंडीज को आसानी से। पूरा का पूरा रोल आज उल्टा हो गया और इसका कारण यही है कि बोर्ड के बीच में और प्लेयर के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं। ये हमें देखने को भी मिला जब पहला टेस्ट हारने के बाद वेस्ट इंडीज के कैप्टन से बोला गया कि कहां पे गलती हो गई, आप मैचेस क्यों हार रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने ये नहीं बोला कि हम मैचेस इसलिए हारे, हमारी गलती हो गई, या फिर कोई खिलाड़ी नहीं चला, कोई इंजर्ड था। वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन थे इन्होंने बोला कि हमारे बोर्ड की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें पैसों की जरूरत है, उन्हें हेल्प करो पैसों की। उन्होंने बोला कि वेस्ट इंडीज बोर्ड के पास जब पैसे होंगे ये प्लेयर को पैसे दे पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, और इसके बाद हमारी टीम अच्छी होगी। मतलब ये दोस्त बोर्ड को दे रहे हैं, स्थिति इतनी खराब हो गई है। एंड ये सही बात भी है। यदि आप देखने जाएंगे तो वेस्ट इंडीज बोर्ड, जो पूरी वेस्ट इंडीज की बोर्ड है, इसके अभी के टाइम में जो नेट वर्थ है वो 125 करोड़ रुपए की है। अब आप देखिए कि 1980s के समय में वेस्ट इंडीज बोर्ड की नेटवर्थ और इंडिया के जो BCCI इन दोनों की नेटवर्थ बराबर की थी। आज के समय में वेस्ट इंडीज बोर्ड की नेटवर्थ 125 करोड़ है और इंडिया बोर्ड मतलब BCCI की नेटवर्थ है 18,700 करोड़। क्रिकेट में और क्रिकेट बोर्ड्स में ये कहा जाता है कि भाई BCCI का सामना कोई नहीं कर सकता जब बात आती है रेवेन्यू की। मतलब इंडिया का BCCI 18,700 करोड़ मतलब 2 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन लेके बैठा है। वहीं पे वेस्ट इंडीज बोर्ड की हालत यह है कि 125 करोड़ रुपए इनके पास है। इंडिया में आप सोचिए एक नॉर्मल खिलाड़ी के पास 125 करोड़ रुपए होते हैं और वहां पे वेस्ट इंडीज के पूरे बोर्ड के पास हैं
अब ऐसे में दिक्कत यही है कि वेस्टइंडीज का बोर्ड उनके प्लेयर को कैसे पैसे देगा और उनके प्लेयर कैसे टीम के साथ खेल पाएंगे। आज यही रीजन है कि वेस्टइंडीज ने जो लास्ट टेस्ट सीरीज जीती थी इंडिया से वो 1994 में जीती थी। 30 साल हो गए हैं वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज भी इंडिया से नहीं जीत पा रहा है। वेल वेस्टइंडीज का यदि आप टेस्ट के अंदर देखोगे कि क्या हुआ है इनके साथ टेस्ट में, तो 1970 से लेकर 1995 तक वेस्टइंडीज इतने ज्यादा पीक में था कि उतना पीक किसी का कभी नहीं आया है। ये बिल्कुल टॉप में बैठे थे। 1995 के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, लेकिन ब्रेन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल ने इसको रिकवर करने का ट्राई किया। ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे, बट 2010 के बाद तो ये टोटल क्रैश कर गए हैं और आज के समय ये इतने नीचे आ गए हैं कि पाकिस्तान के नीचे इनकी रैंकिंग है। इवन लास्ट 5 साल में सबसे कम स्कोर टेस्ट में अगर कोई लगातार बना रहा है तो उसमें नाम वेस्ट इंडीज का आता है। अफगानिस्तान से भी बेकार खेल रहे हैं। ये थी वेस्ट इंडीज की टेस्ट में राइज और टेस्ट के अंदर डाउनफॉल की पूरी स्टोरी। यदि आपको वेस्ट इंडीज क्रिकेट की T20I की ODI की डाउनफॉल की स्टोरी जानना है तो उसके लिए मैंने पूरी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जाके जरूर से देखिएगा। साथ में पाकिस्तान के डाउनफॉल की ये वीडियो भी जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।